चलो, तो let us start in this fine morning. Today is Monday, and Monday is always golden day because after relaxation we join the our office, you join the school. ठीक है, so it is a full of energy. So this energy day, I would like to call it the energy day. We are here to start a very good, very interesting, very enjoying topic of national income accounting, and that is starting from yesterday we discussed about. I learned from you that domestic predatory concept as well as citizenship or resident concept. Before starting the national product concept, okay, I would like to go to the flashback. हम flashback में थोड़ा सा जाना चाहेंगे. So far we have studied various aspects of national income accounting. अभी तक हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी. नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, और उसके एग्रीगेट्स कौन से हैं जिसकी हम लोगों ने चर्चा की. ठीक है, सो फार अब तक तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हमने इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड भी किया, जिसको हमने नाम दिया इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, और उसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया. ओके, और इसके बाद हमने और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट लिए. कुछ बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स थे जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आते ही रहते हैं. इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स. इसके बाद हमने डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लिया, और वो देखे कि जो डिप्रिसिएशन के बहुत सारे जो नाम हैं, तो किसी को याद है वो डिप्रिसिएशन के वो बहुत सारे नाम? बोलो भाई, बोलिए. डिप्रिसिएशन के जो बहुत सारे नाम है, किसी को याद है कि हम डिप्रिसिएशन को और किन नामों से बुलाते हैं? व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर डिप्रिसिएशन? बिकॉज एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे विल गिव द नेम डिप्रिसिएशन. और आपको ग्रॉस, जब नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो आपको डिप्रिसिएशन ऐड करना होगा, और ग्रॉस से नेट में आना होगा तो डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा. वो हम क्वेश्चन आगे जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे. लेकिन यू मस्ट नो कि in place of depreciation they can also ask or give some other name. Okay, for example, consumption of fixed capital, it is another name for depreciation. What? Consumption of fixed capital. Similarly it is also known as value of capital consumption. It is also known as current annual replacement cost of fixed capital assets. It is also known as annual replacement investment to keep the value of fixed capital assets constant. Okay, it is also known as annual maintenance and replacement cost of existing capital goods, also known as regular wear and tear of capital, and also known as part of capital stock used up in each year's production process. अब सोच लो कि आपको कितना याद रखना पड़ेगा. ऐसे में if some of our student is missing the class, how it is possible to cope up with this pressure? Okay. And that's why I am trying to record the events, so that whenever if anybody is missing the class, they can see and they can keep it as a record for themselves. इसी तरह हमने देखा कि हमने नीट का एक कॉन्सेप्ट देखा, NIT, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि नेशनल इनकम का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करना. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है. NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप समझते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो
रिवार्ड मिलता है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो द फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ये फॉर्मूला आपने पहले देखा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब आपको जो भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, all those national income aggregates you have to measure on two things, that is one is factor cost, other is market price। तो फैक्टर कॉस्ट, हम हमारे पास दो ही एग्रीगेट्स हैं बेसिकली, एक है जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक है एन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। बट जब ग्रॉस होता है तो जीडीपी और जीएनपी का दो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जब नेट होता है तो एनडीपी और एनएनपीएफ का दो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, ग्रॉस और नेट के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, ग्रॉस और नेट वाले, ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मेजर किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल कॉन्सेप्ट आते हो जाते हैं 8। अब फैक्टर कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो क्या होंगे, पहले देखिए ग्रॉस के कॉन्सेप्ट, जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी, ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लेंगे, जीएनपीएफसी और जीडीपीएफसी। और नेट में फैक्टर कॉस्ट में जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। सिमिलरली मार्केट प्राइस पर जो कॉन्सेप्ट हैं एग्रीगेट्स के, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के, वो हैं जीएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, दोनों ग्रॉस हो गए, एनडीपीएमपी और एनएनपीएमपी, ये दोनों नेट के कॉन्सेप्ट हो गए। इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट हैं, हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट आते हैं। Yesterday we on Sunday class we discussed about डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की थी ना, याद है, किसी को याद है कि हमने किसकी बात की थी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की थी, बोलो भाई। हाँ, तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की थी, स्टडी वी डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। टुडे हम बात करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो फिर दिस नेशनल क्लास में एक बार मैं फिर आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग 12th डी, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स ऑफ केवी2, बोलिए गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ओके, देखो हमारा जो पर्पस है ऑफ ऑल दिस स्टडीज टू कैलकुलेट वेरियस एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज द पर्पस, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं और जो कुछ भी हमने पढ़ा है, so far whatever we have studied, our sole purpose is to calculate various aggregates like GDP, GNP, NDP, NNP at market price and factor cost। समझ में आई बात, बोलो भाई, चल मी। हाँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ना कि मैं सोई हुई आत्माओं के साथ वार्तालाप नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्माएं जगी हुई हैं, दे आर द इनलाइटेंड सोल। ओके, सो in our previous discussions we have we learned that the concept of domestic और economic territory, ठीक है, concept of domestic और economic territory and the concept of residency, इन दोनों बातों को हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन इज देयर, यू मस्ट रेफर टू द वीडियोस फॉर बेटर क्लैरिटी। एम आई राइट, एम आई राइट, ठीक है। टुडे we will discuss few aggregates of national product। so what do you mean by national product, ये आप अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो क्या कहते हैं आप, बताइए, नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल प्रोडक्ट, बोलो भाई, किसी के दिमाग में कुछ बात आ रही है, बोलो। ओके, नहीं आ रही है। चलो, तो नेशनल प्रोडक्ट इट इंक्लूड्स
प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड रेसिडेंट्स, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड रेसिडेंट्स। क्या अंडरलाइन करने के लिए मैंने कहा? रेसिडेंट्स को। नेशनल प्रोडक्ट, जहां नेशन आ गया, जहां पर क्या आ गया? नेशन आ गया, वर्ड क्या आ गया? NATI, हाँ नेशन आ गया, NATION, नेशन, ठीक है, इसको वर्ड को ध्यान दो कि नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब कल हमने डिस्कस किया था कि रेसिडेंट कौन है? रेसिडेंट दोज हु आर रेसाइडिंग, मान लो हमारी ये बाउंड्री है इंडिया की, और इस बाउंड्री में आपको एक पाकिस्तान का भी निवासी है, हमारा देश पड़ोसी देश पाकिस्तान इधर से आता है, ठीक है, पाकिस्तान से। एक श्रीलंका इधर से आता है, श्रीलंका से, और ये ऊपर से आ गया चाइना, ठीक है, और इधर से म्यांमार, ठीक है। तो जो भी यहाँ रहता है इंडिया की बाउंड्री में, दे ऑल आर द रेसिडेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। चलो, तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स irrespective of whether the it is performed within the economic territory or outside it। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स। किसका? रेसिडेंट्स का। किसका भाई? याद रखिए, ऑफ रेसिडेंट्स, ठीक है। रेसिडेंट अभी मैंने जस्ट डायग्राम बना के आपको बताया कि रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया मैंने, और आपको अंडरलाइन क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है कि ये है आखिर क्या, ठीक है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, नेशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स, RESIDENT, रेसिडेंट्स, ठीक है। तो रेसिडेंट्स irrespective of whether performed within the economic territory or outside। अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहें तो ये हमारा इंडिया है, और ये हमारा ये ये सब हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है, ये सब हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है, ठीक है, और ये अंदर वाला तो है ही है, ठीक है, ये सब हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो ये इसमें डिफिनेशन क्या कहता है कि नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स। अब इसके अंतर्गत जो भी हैं, चाहे वो एक समझ लो कि चाइनीज हो, चाहे कोई भी, इस सब पूरा इसके अंतर्गत जो भी हैं, हाँ, वो सब हमारे रेसिडेंट्स हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स irrespective of whether performed within the economic territory or outside। तो कुछ रेसिडेंट्स जो यहाँ रह रहे हैं, है ना, अब ये वेदर इज परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड, वो सब नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। समझ में आ रही बात? इसको हम और एग्जांपल लेंगे तो और क्लियरिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम अब जी नेशनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम दो चीजें की हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा क्या है? GNP, हम मार्केट प्राइस उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और NNP, ठीक है। ये दो हमारे नेशनल के कॉन्सेप्ट हुए, देखो बीच में नेशनल है ना, ठीक है, ये हमारे दो नेशनल के कॉन्सेप्ट हुए, ठीक है। तो हमारा जो हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी। चलो, तो हमारा पहला पॉइंट है, अगर मान लो कि आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ फॉरेन कंपनी, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है। प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ फॉरेन कंपनी, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नेशनल की बात कर रहे हैं कि हमारे नेशनल प्रोडक्ट का वो हिस्सा होगा कि नहीं। हमारा फोकस क्या है? हाँ, एक मिनट, वो तो हम बाद में देखते हैं ना। हाँ, अभी हम पूछ नहीं रहे हैं, अभी तो हम जस्ट फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ते हैं ना, ताकि थोड़ा पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, मेरा ये प्रयास होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स अर्नड बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है, प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कहाँ है?
वो इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉरेन बैंक कह लो। फॉरेन बैंक कहाँ पर है, इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, आपको ये बताना है कि ये इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा है या नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, बोलिए, बोलो भाई। अरे, मेरी क्लास इतनी खाली है? अच्छा, और बताइए। नहीं है, और बताइए, और बोलो भाई। हमारे क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी कीजिए, बताइए। सजल, तान्या, आरुषि, है? नहीं है, कौन बोला नहीं है? आयुषी, आरुषि बोली नहीं है। ओके, और बताओ, और बताइए, बहुत सारे बच्चे हैं। नहीं है तो नहीं है, ओके। नहीं, ये कौन बोल रहा है नहीं है, बॉयज में भी कोई बोला ना? हिमांशु बोल रहा, अच्छा, हिमांशु का नाम नोट किया जाए भाई। हिमांशु और आरुषि ये कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं वर्ड बोल रहे हैं ये, ओके, नहीं। चलो, तो ये नहीं है, बिल्कुल सही है कि ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, कोई मुझे बताएगा? या, करेक्ट, ये नॉन रेजिडेंट हैं। क्यों, क्यों नॉन रेजिडेंट हैं? हम्म, बोलो। बिकॉज, हाँ, ठीक है, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, उनकी कंपनी यहाँ पर है, ठीक है, और कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे नेशनल प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होगा, बिकॉज ये नेशनल, ये कहाँ के हैं, पहली बात, यस, तो इसका क्या होगा, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, दे आर नॉट अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इज अ नॉन रेसिडेंट from its contribution to production inside the domestic territory of India, तो ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड में जाएगा। गेट यू माइंड, ये कहा जाएगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इम्फेसिस करना चाहूंगा एक बात जो मैंने कल बताई, सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स, ध्यान सुनेंगे आप, सिटीजन एंड रेसिडेंट्स आर टू डिफरेंट टर्म्स, दिस does not mean that a citizen is not a resident and a resident not a citizen. A person can be citizen as well as resident, but it is not necessary that a citizen of a country is necessarily the resident of that country. ये कल हमने पढ़ा था, आज हम फिर इसको हम रिपीट करना चाह रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे आप। अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, कल हमने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, एनआरआई is a citizen of India but a resident of the country in which he lives, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen.
On the other hand, residentship is basically an economic concept based on the basic economic activities performed by a person. ठीक है, तो उस लाइन पर अगर आप देखो तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया इज नो मोर in the part of GNP because it is a factor income earned by a non-resident foreign company or a foreign bank is called a non-resident from its contribution to production inside the domestic territory of India. भारत के, हाँ ये अलग बात है कि वो भारत के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, जीडीपी का पार्ट जरूर होगा, ठीक है, लेकिन ये भारत के नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। अगर हम आपके सामने अगर हम दूसरा लेकर आते हैं, इसको भी देखेंगे, सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। इस पर अपने विचार रखें। सैलरी पेड टू अमेरिकन, किसको सैलरी पे की गई? अमेरिकन को पे की गई। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, एम्बेसी किसकी है? इंडियन एम्बेसी। अगर एम्बेसी इंडिया की है तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसका हुआ? इंडिया का हुआ। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, अमेरिका में हो चाहे रसिया में हो, एम्बेसी जिस भी कंट्री की होगी वो उसी का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। तो अगर डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो ये भारत का के जीडीपी का पार्ट होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है? सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, अमेरिकन है, इंडियन एम्बेसी जरूर है, लेकिन वो अमेरिका में है, ठीक है, तो सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन अमेरिका, ये ध्यान रखना है ना, सैलरी पेड टू अमेरिकन। फिर यहाँ देख ध्यान 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 दीजिएगा, तो इसको इसके बारे में बताइए ये क्या होगा, बोलिए। वेरी गुड। नो, बिकॉज दिस फैक्टर इनकम इज पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है, बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है, सेल परचेज जो भी करेगा अमेरिका में करेगा, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जाएगा ये, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है 10,000 रुपए के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ध्यान से सुनेंगे, सैलरी रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड कौन करता है? इंडियन रेसिडेंट्स, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन, कहाँ है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, एम्बेसी किसकी है? रसिया की, ठीक है, रशियन एम्बेसी कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है, तो रशियन एम्बेसी है तो रसिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो जो भी इंडियन काम कर रहा है रशियन एम्बेसी में, दैट इज द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ रसिया, करेक्ट और नॉट? नो, हाँ, ठीक है, क्योंकि रशियन एम्बेसी है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की होगी? वो रसिया की होगी। रसिया की होगी ना डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वहां पर जो भी अर्न करेगा, मैंने क्लियरली बताया था ना कि जो भी अर्न करेगा वहां पर जिसकी भी टेरिटरी होगी, यहाँ पर रशियन एम्बेसी है, वो कहाँ पर है? इन इंडिया है, तो ये एम्बेसी को एक प्रिविलेज मिला हुआ है, वो एम्बेसी कहीं भी हो, ये यहाँ पर कोई भी काम करे, इसके अंतर्गत जो भी काम करेगा वो उसी देश का जीडीपी होगा जिसकी एम्बेसी होगी। समझ में आई बात? आर गेटिंग पॉइंट? बोलिए भाई। हाँ, तो सैलरी रिसिव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो क्या होगा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा इंडियन का? इंडिया में होगा, होगा ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ओके, तो इस केस में क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी ऑफ इंडिया। यस, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम earned by Indian residents
आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो कहाँ है? रसिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसलिए आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप इट इज क्लियर। बोलो भाई, बोलिए भाई। हाँ, एक और एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, अब आपके सामने है डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन। किसके द्वारा रिसीव किया गया? इंडियन के द्वारा। फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के शेयर में उसने इन्वेस्ट किया। किसने किया? इंडियन। अर्निंग हो रही है फॉरेन कंपनी से। ठीक है, ये बताइए, ये इंडिया के जीएनपी का हिस्सा होगा? यस सर, वेरी गुड। यस, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट। ठीक है, भारत का रेसिडेंट, रेसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी से लेकर आ रहा है। सो वो रेसिडेंट कहाँ का है? इंडिया का है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में है। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो भाई। बोलिए, बोलो भाई। हाँ, चलो। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको अभी तक आपने देखा कि फैक्टर इनकम क्या है। हम बार बार फैक्टर इनकम बोल रहे हैं ना। ये जितने भी आपने इनका अभी ध्यान दिए, अभी बातें हुई। प्रॉफिट इज अ फैक्टर इनकम, सैलरी इज अ फैक्टर इनकम, नेक्स्ट में भी सैलरी था। डिविडेंड इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? तो अ फैक्टर इनकम दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स which is included in domestic factor income of India may not be included in national income। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में आया तो वो नेशनल इनकम में भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान दें तो प्रॉफिट्स अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक, जैसा कि आपका एग्जाम्पल था, इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के, चूंकि इंडिया के टेरिटरी में है वो काम कर रहा। ठीक है, because these profits are earned within the domestic territory of India। It is just repetition of the old, जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसका जस्ट repetition है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, however it will be included in a national income of India as it is a factor income paid to abroad। Foreign bank is not a resident of India। ठीक है, तो ये हमारा रेपिटेशन था। और भी इसको हम एक बार और हम बोलना चाहें कि आपको समझ में आ रहा है? बताइए, बोलिए, बोलो बेटा, बोलिए, बोलिए। आ रहा है? बोलो भाई। आयुषी, आरुषि, तान्या, सजल, बोलो भाई। आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, चलो देखते हैं आगे। ये इसके बाद हमारा फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? फैक्टर इनकम इंक्लूडिंग फैक्टर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, ओके, ये बात सही है। इसके बाद क्या? मे नॉट बी इंक्लूडेड इन, इट मे नॉट बी, हाउएवर इट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ अ, उसी बात को मैं लिख रहा हूँ, फॉरेन बैंक इन इंडिया विल बी इन the domestic factor income will be included है। okay, foreign bank in India will be included in the domestic factor income of India because you my writing running handwriting, these profits are earned within the domestic territory of India। okay, उसी बात को मैं जो बोला हूँ उसी को। however
it will not be included in the national income of India as it is a factor income paid to abroad. ठीक है, फॉरेन बैंक इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एन इनकम विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, भी बिल्कुल सही बात है। एज फॉर एग्जांपल सैलरीज बाय रिवार्ड बाय इंडियन residents working in Russian embassy in India, हाँ ठीक है, will be included in national income as it is a resident contribution to production though outside the domestic territory, ठीक है। तो ये है ऑफ इंडिया, however it will not be included in domestic income since this income is earned आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री दैट इज फीफा, ठीक है। तो ये फीफा का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फीफा, NFIA, ध्यान से देखिएगा, NFIA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, ये याद रखिएगा आप, हाँ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से जो फैक्टर इनकम आया उसमें से यहाँ से जो पैसा गया, ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पर क्या है, ये टू है, टू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये फ्रॉम है, ठीक है, ये फ्रॉम है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर निकालना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब अगर मान लो कि 5 लोग, 5 रुपया, 5 रुपया हमको विदेश से आता है, ठीक है, 5 रुपीज, हाँ, हाँ, ओके ओके, चलो एक बस थोड़ा सा बोलता हूँ, 5 रुपीज अगर हमको फॉरेन से आता है और 3 रुपीज जाता है, तो हमारा NFIA क्या होगा, 2 रुपीज, ओके। इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, अगले क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी वो हम अगले क्लास में फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय।